हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करंट एजुकेटर। मेरा नाम है पीयूष। आप सभी का आज हम वेलकम करते हैं। क्लास 10th फिजिक्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है। तो आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एकदम डिटेल्ड वाइज पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये, ठीक है। और फिलहाल लाइट में तो दो चैप्टर आते हैं, ठीक है। लाइट में एक और चैप्टर भी आता है, रिफ्रैक्शन पार्ट भी आता है, बट हम उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में होगा कवर। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट में रिफ्लेक्शन को कवर करने वाले हैं और पूरा डिटेल पढ़ेंगे। हर एक न्यूमेरिकल को लगाएंगे, लेकिन बट पहले उससे थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो नोट्स भी बना सकते हो, अगर आप पहली बार लेक्चर को देख रहे हो। अदरवाइज अगर आपने पढ़ चुके हैं, आप चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं। और आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को भी आप कवर कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम समझते हैं लाइट क्या होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट एक एनर्जी है दैट इज़ इनविजिबल, वो इनविजिबल होती है। लाइट इज अ form of energy that is invisible but make a thing या ऑब्जेक्ट कह सकते हो, make a object visible to us, ठीक। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देती है, बट जो ऑब्जेक्ट होती है उसको देखने में हेल्प करती है। कैसे? इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज करिए, आप जिस पेन से या जिस पेंसिल से आप लिख रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, जिस कॉपी पे नोट्स बना रहे होंगे, उस चीज़ को आप कैसे देख पा रहे हैं? आप जिस रूम में बैठे हैं या फिर मैं भी इस रूम में हूँ तो मेरे सामने एक लाइट लगी हुई है, इस मार्कर को हम कैसे देख पा रहे हैं? लाइट पड़ रही है, इस लाइट का रिफ्लेक्शन मेरी आँख पे पड़ रहा है और मेरी आँख इसे देख पा रही है, ठीक है। इसी बात को हम लिखने वाले हैं। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट, ठीक है भाई। मैंने वही कहा, इस मार्कर को हम कैसे देख पा रहे हैं? उस पर लाइट पड़ रही है, ठीक है। अभी मैंने इतनी बात लिखी है, इसके आगे की बात। एंड दीज लाइट रेज received by our eyes and make a object visible to us। इसी की हेल्प से, लाइट की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं। इस बात का ये प्रूफ। द ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट रेज दैट फॉल ऑन इट, दीज लाइट रेज रिसीव्ड बाय आवर आईज एंड मेक ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। आप अपनी कॉपी को कैसे देख पा रहे हैं या फिर इस बोर्ड को कैसे देख पा रहे हैं? हम इस पे लाइट पड़ रही है, ये लाइट हमारे रिफ्लेक्ट कर रही है और वो हमारी कहाँ पड़ रही है? आइज़ में पड़ रही है। फिर हम आइज़ जो है वो उसको देख पाते हैं, ठीक है। विदाउट रिफ्लेक्शन आप किसी ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते, किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नहीं देख सकते विदाउट लाइट, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में, एयर में, वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर, और एयर भी कह सकते हैं, ये और है, इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लास 8th और 9th में आपको पढ़ा दिया रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पुराना पॉइंट है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी, ओके। एक और पॉइंट है कि इसको रेज करते हैं, लिखते हैं।
light travels in a straight line. स्ट्रेट लाइन कैसे? इस बात का भी प्रूफ है। आप किसी भी रॉड या जो पीवीसी पाइप आती है, प्लम्बरिंग में यूज होती है, आप उस पाइप को उठाइए और सपोज करिए पाइप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक बल्ब को लगा दिया और वो ग्लो कर गया, मतलब जल रहा है, ठीक। और यहाँ पे आई है, मतलब ऑब्जेक्ट की आई है, ठीक है। अब इस बल्ब को ये आसानी से देख पा रहा है, बट अब इसी पाइप को मैं थोड़ा सा कर्व कर दूं, क्या अब ये देख पा रहा है? इस बल्ब को नहीं देख पा रहा है। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अभी अब इस बात को अपने घर पे भी कर सकते हैं। आप एक पाइप लीजिए, इस बल्ब की प्लेस पे कैंडल फ्लेम को भी उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कैंडल फ्लेम को रखिए, उस पाइप को अगर आप थोड़ा सा बेंड कर दीजिए तो आपको ये बल्ब या फिर कैंडल नहीं दिखेगी। अब लेकिन पाइप को सीधा कर देंगे तो आपको ये बल्ब और कैंडल फ्लेम दोनों दिखने लगेगी। दैट मीन्स लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? इट इज द फेनोमेना। ये क्या है भाई? एक फेनोमेना, द फेनोमेना of bouncing back of light, bouncing back of light from where? Smooth surface, from smooth surface, that is called reflection of light. Clear? The phenomena of bouncing back of light from the smooth surface, आप किसी भी प्लेन मिरर को भी ले सकते हैं, ठीक है, उस पर लाइट को रिफ्लेक्ट कराइए। इट मीन्स लाइट को इंसिडेंट करिए, लाइट को जैसे आप इंसिडेंट करेंगे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक फिगर के थ्रू समझाते हैं। सपोज करिए ये एक क्या है, स्मूथ सरफेस है, मैंने एक लाइट को इंसिडेंट करा दिया, ठीक है, इंसिडेंट रे, फिर उसके बाद ये क्या होगी? रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इसका नॉर्मल पॉइंट ये, ठीक है, इस पॉइंट को मैं ओ कह देता हूँ। क्लियर है? तो ये क्या हुई भाई? ये इंसिडेंट हुई। ये कौन सी रे? इंसिडेंट रे। और ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर है? ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया? कि ये जहाँ पे सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? और ये सरफेस कैसा है भाई? स्मूथ है, ठीक है। ये फिगर के थ्रू मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को शो करने की कोशिश की। अब इसके बाद हम लोग इसके टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। 2 टाइप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पे कितने टाइप्स होते हैं भाई? 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इफ अ पैरेलल बीम of light incident
on surface after reflection they remains पैरेलल। ठीक है, फिगर के थ्रू क्लियर करते हैं। सपोज करिए ये अभी जो सेम फिगर वही बनाएंगे, ठीक है। सपोज करिए स्मूथ सरफेस, ये मैंने यहाँ पे सरफेस लिखा है, यहाँ पे आप स्मूथ सरफेस लिख सकते हैं, ठीक है। ऑन स्मूथ सरफेस आप लिख सकते हैं। सेम फिगर बनेगा, ये ऐसे लाइट आई इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। और बीच में क्या है, एंगल आई एंगल आर, दैट इज द फिगर ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई। अच्छा, इसको थोड़ा सा और दिखा देते हैं भाई पैरेलल कैसे हो रही है। इसको मैंने और बढ़ा दिया और ऐसे ले गए, ठीक है। इंसिडेंट आपस में पैरेलल रहेंगी और रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगी वो भी आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। देख लीजिए ये थोड़ा सा हो गया, क्लियर। दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पे भी क्या होगा, एंगल आई होगा और यहाँ पे एंगल आर होगा, क्लियर है। ये आपका कौन सा रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी आगे स्पेलिंग चेंज करते हैं। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर है। IRREGULAR। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है, क्लियर है। ये कैसा रिफ्लेक्शन होता है बता देते हैं। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस, ये कैसे सरफेस पे होती है, रफ सरफेस पे होती है। वहां पर स्मूथ सरफेस था, यहाँ पे रफ सरफेस है। इंसिडेंट ऑन रफ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन they does not remains parallel। ये पैरेलल नहीं होती। एग्जांपल बताते हैं, सपोज करिए ये आपका क्या है, रफ सरफेस, ठीक है। मैंने एक लाइट को इंसिडेंट किया यहाँ पे, वो यहाँ चली गई, इसका एंगल आई ए है और एंगल आर ए, ठीक है। मैंने दूसरी एक और लाइट इंसिडेंट की भाई, वो यहाँ गई और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो यहाँ चली गई। जाना किधर चाहिए, इधर, बट वो चली गई इधर। वो किसकी वजह से गई, रफ सरफेस की वजह से गई। आप किसी भी टॉर्च लाइट को खुरदड़ी की जगह पे इंसिडेंट करिए, कभी भी रिफ्लेक्शन अप साइड नहीं जाएगा, वो नीचे ही क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। आप खुद भी इस चीज़ का प्रैक्टिकल कर सकते हैं और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी दो ही लॉ होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। Laws of reflection. There are two laws. First law is that the angle of incidence
angle of incidence is equals to angle of reflection. It means angle I is equals to angle R, ये कहना जाता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या होता है, द इंसिडेंट रे और रे सॉरी reflected ray, normal at the point of incidence, all lie on the same plane, एक ही प्लेन पे लाई करती है। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। सपोज ये इंसिडेंट रे हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे हुई, ये नॉर्मल रे हुई, तो ये क्या एक ही पॉइंट पे लाई कर रही हैं, जिसको हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं, बताए थे। तो इस ये आपका सेकेंड लो है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई एट सेम प्लेन, दैट इज द सेकेंड लॉ। क्लियर हो गया ऑल ऑफ यू? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इमेज। इमेज क्या होता है? ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? व्हाट डू यू मीन बाय इमेज? चलिए बताते हैं इमेज क्या होता है। The beam of light coming from a point, ठीक है, coming from a point and after reflection के बाद किसी भी सरफेस से, चाहे रफ हो या फिर स्मूथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन they meet at another point or appear to meet at another point, ठीक है। मैंने दो बात यहाँ बोली, आप ध्यान दीजिएगा। एक बोली मैंने समझा देते पहले, द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम, एक पॉइंट से लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दे मीट कर रही है, कहाँ मीट कर रही है? अदर, किसी अदर पॉइंट पे, या फिर एपियर टू मीट। एपियर शब्द का मतलब है कि जबरदस्ती, किसी चीज को जबरदस्ती लेके आना, वो होता है एपियर टू मीट। अभी जब हम लोग मिरर को पढ़ेंगे तब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं इमेज के, कौन कौन से? पहला होता है भाई रियल इमेज, ठीक। सेकंड होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल इमेज क्या होता है? इफ द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एक्चुअली, वो एक्चुअल में मीट कर जाए, उसी को रियल इमेज कहते हैं। ये अभी मिरर के थ्रू आपको समझाएंगे, ठीक है। मिरर के जब टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझिए कि भाई द बीम ऑफ लाइट, एक बीम ऑफ लाइट है, एक पॉइंट से आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट कर रही है एक्चुअल एट अनदर पॉइंट, किसी अनदर पॉइंट पे एक्चुअली मीट कर रही है। कैसे मीट कर रही है? एक्चुअली मीट, ठीक है। अब वर्चुअल की बात करते हैं,
इसी डेफिनेशन से उठाएंगे, द बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे अपीयर दे मीट डज नॉट, सॉरी यहाँ पर लगा लीजिए, डज नॉट एक्चुअली मीट। ठीक है, ये एक्चुअल में मीट नहीं करती है, बस इतना ही सही डिफरेंस है, ये एक्चुअल मीट करती है, एक्चुअली मीट नहीं करती है। बस इसको अपियर टू मीट कराना पड़ता है, इसको जबरदस्ती लाना पड़ता है, भाई तू आ, तेरी इमेज मुझे बनानी है, बस ये इसका मतलब है। और रियल इमेज भाई ये अपने आप इज्जत सम्मान से आ जाता है और अपनी इमेज बना लेता है। ठीक है, प्ले मिरर के थ्रू समझेंगे, आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं मिरर। ठीक है, एक और बात बताते हैं, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है। अब सर क्या होता है, इन्वर्टेड क्या होता है, नाम में क्लियर हो रहा है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं। ठीक है, और इसको वर्चुअल को क्या कहते हैं, वर्चुअल को तो मैंने बता दिया है, इसके साथ चलता है इरेक्ट, इरेक्ट चलता है, जो होता है सीधा। ठीक है, सीधा होता है इसका मतलब, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप, हिंदी में नहीं मत जानिए, इतना जानिए कि इन्वर्टेड का मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट का मतलब स्ट्रेट होता है, इसका मतलब सीधा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मिरर पे। मिरर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिरर? मिरर इज अ पॉलिश सरफेस, तो जानते हैं उसके ऊपर एक पॉलिश होती है। पॉलिश्ड सरफेस that an image is formed after reflection। ठीक है, मिरर एक कैसे पॉलिश सरफेस है जिसकी वजह से जो इमेज होती है वो बनती है, और कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये होती है मिरर। अब मिरर के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला प्लेन मिरर, ठीक है, दूसरा स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप्स के होते हैं भाई, ये होता है पहला कॉनकेव और फिर कॉन्वेक्स। क्लियर, प्लेन मिरर से ही नाम में क्लियर हो रहा है, मिरर इज अ पॉलिश सरफेस दैट, मिरर इज प्लेन, दैट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। ठीक है, एक मिरर है जिसकी पॉलिश सरफेस कैसी है, पॉलिश सरफेस है, और वो मिरर प्लेन है, तो वो प्लेन मिरर कैसे कहलाएगा, प्लेन मिरर कहलाएगा। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टी है जिनकी हम बात करेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टोटल 5 प्रॉपर्टीज हैं, बात करते हैं। सबसे पहले प्लेन मिरर जो होता है वो कैसी इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, अभी फिगर के थ्रू समझाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूँ, और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं भाई फिगर। सपोज करिए ये आपका प्लेन मिरर, जिसमें आप डेली अपनी फेस को देखते हो, अपनी शक्ल को देखते हो, बाल वाल सही करते हो बढ़िया, वही होता है प्लेन मिरर भाई, अपने घरों पे यूज़ करते हो। ये सरफेस है जिसपे प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, अपने आप को इमेजिन कर लो आप खड़े हुए हो। ठीक है, आपने अपनी इंसिडेंट रे करवाई, ठीक है, सामने से वापस एक रिफ्लेक्टेड रे पड़ी, तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है,
ये दोनों क्या हुई यहाँ पे मिल आगे, क्लियर। और फिर दूसरी बात, ये जो है ये इसके बेस से भी मिलेगी, ताकि आपका थोड़ा पैर वैर मतलब वही में बना लूँगा, ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे ऐसे नहीं, तो ऐसे ही इसका चलता रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये इमेज बनने वाली है। ये क्या था, ऑब्जेक्ट था, और ये क्या है, इमेज है भाई, ये इमेज है, क्लियर है। ये ऐसे, अब इसको क्या करना पड़ी, अपीयर टू मीट, इसको मुझे जबरदस्ती लाना पड़ा। ये जा किधर रही थी भाई, इधर भाग रही थी, ये इधर भाग रही थी, बट मुझे इसको जबरदस्ती यहाँ पर लाना पड़ा। दैट मीन्स वर्चुअल ऑरेंज, ये खुद से नहीं आ रही थी, इसको अपीयर टू मीट कराना पड़ा। दैट मीन्स वर्चुअल ऑरेंज उसी का मतलब होता है, क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू किसके रहती है, हाइट ऑफ इमेज के। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये इमेज है, दोनों सेम ही हाइट की बनी है। दैट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होती है वो इक्वल होती है हाइट ऑफ इमेज के, ठीक है। तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंस, द डिस्टेंस of object from the mirror, is equals to, इस बात को ध्यान से देखिएगा, is equals to the distance of image from a mirror, ठीक है। आप अपने आप को खुद एक शीशे के सामने, आप प्लेन मिरर के जो घरों में आपके प्लेन मिरर होता है उसके सामने आप खड़े हो जाइए, ठीक है। आप जितनी मिरर से जितने आप दूर खड़े रहेंगे, इमेज भी पीछे ही बनेगी, उतनी ही दूर बनेगी जितने पे ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए सपोज करिए ये डी डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट, तो ये डी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी, क्लियर है। इसी पॉइंट का मतलब है। फोर्थ पॉइंट बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, द इमेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका मतलब होता है कि आप किसी भी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, आप अपना राइट हैंड उठा के देखिए, वो राइट हैंड मिरर के सामने लेफ्ट हैंड एज ए ट्रीट होगा, होगा कि नहीं। आप नहीं देखे हैं अभी तक, आपने नोटिस नहीं किया, तो आप चाहिए तुरंत जाइए और आप मिरर के सामने देखिए, ठीक है। आप अपना लेफ्ट हैंड ऐसे करिए तो आपका राइट हैंड वहाँ मिरर के सामने ट्रीट होगा। दैट मीन्स लेटरली इन्वर्टेड, मतलब बॉडी का या फिर ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट आपको इन्वर्टेड दिखाई देता है। दैट मीन्स लेटरली इन्वर्टेड, पूरी बॉडी है, ये नहीं कि भाई स्टमच पार्ट आपका पीठ दिख रही है, नहीं, ऐसा नहीं। जो है सामने वो तो दिख रहा है, लेकिन कुछ पार्ट बॉडी के अपोजिट दिखते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पर सीधी वाली जो आई होगी, वहाँ पर वो उल्टी वाली आई दिखेगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली, ठीक है। दैट मीन्स लेटरली इन्वर्टेड, क्लियर है। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, फोकल लेंथ। इस पॉइंट को बहुत याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता ही बनता है एमसीक्यू में। फोकल लेंथ ऑफ, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इसको और ऊपर रख देता हूँ इरेज करके, ठीक है। मैं इसको बोल के बता देता हूँ कि फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की, वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। एमसीक्यू में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और एनसीईआरटी, आई थिंक एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है, बट कुछ बुक्स के अंदर मैंने उस क्वेश्चन को देख रखा है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये आया भी वैसे भी एग्जाम में, तो आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाए तो आप टिक कर दीजिएगा इनफाइनाइट, ठीक है। प्लेन मिरर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की, ठीक है। अच्छा, ये मैंने फोकल लेंथ ऑफ बताई है, इस पॉइंट को छोड़ करके बाकी जो मैंने 4 पॉइंट बताए ऊपर के,
वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और जो आपके एनसीईआरटी में भी है, मैं यहीं पे क्लियर करता हूँ। वो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाई मैग्निफिकेशन प्लस वन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई मैग्निफिकेशन। आप कहेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है, अभी मैग्निफिकेशन बताएंगे। मैग्निफिकेशन, ठीक है, प्लस वन, इससे आप क्या समझते हैं, इस प्लस वन से मतलब क्या समझते हैं अगर मैग्निफिकेशन प्लस वन है। तो अभी हम आपको ये बताएंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा वेट करिए। बट ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और जिसका आंसर जो मैंने अभी जस्ट बताया, जो प्लेन मिरर की मैंने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज बताई है, 4 प्रॉपर्टी, जो सबसे नीचे वाली जो मैंने बोल के बताया, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इनफिनिटी, ये पॉइंट नहीं हटा करके बाकी जो 4 पॉइंट मैंने बताए, ये 4 पॉइंट इसी के आंसर है, ठीक है। वो प्लेन मिरर के ही पे डिपेंड है क्वेश्चन, इसी वजह से मैंने आपको यहीं पे क्लियर कर दिया, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्निफिकेशन प्लस वन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स पढ़ते हैं। स्फेयर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है, जैसे कि अपनी जो अर्थ है वो भी स्फेयर से ही, ठीक है, उसको इरेज करते हैं। स्फेरिकल मिरर, सपोज करिए स्फेरिकल, तब परफेक्ट बन गया भाई, चलो ठीक है। क्या किया, इसको मैंने यहाँ 20 से कट कर दिया, ठीक है, 20 से कट कर दिया तो इसके 2 पार्ट आ गए, तो सही बन जाए, चलो बन गया। थोड़ा सा कर्व होता है, कर्व क्यों नहीं हो रहा है, हो गया, चलो ठीक। तो मैंने इसको 2 पार्ट में जब कर्व किया तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो जब इसकी आउटर साइड को पॉलिश कर देंगे तो ये कॉनकेव हो जाएगी। फिर सुनिए, मैंने स्फेरिकल मिरर को लिया, उसका हाफ पार्ट अलग किया और हाफ पार्ट अलग कर लिया, 2 सी बन गए, एक उल्टा सी और एक सीधा सी, ठीक है। उल्टे वाले सी ने जब आउटर साइड में पॉलिश कर देते हैं तो वो कॉनकेव मिरर कहलाता है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। जब सीधे वाले सी में इनर पॉलिश कर देते हैं तो वो कौन सा मिरर कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बताते हैं, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, क्या क्या होता है। देखो, कॉनकेव मिरर जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है। अभी मैंने आपको बताया रियल इमेज क्या होती है। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड एक्चुअली मीट एट अनदर पॉइंट, एक्चुअल में मीट कर जाए, उसको रियल इन्वर्टेड कहते हैं, और वो यूज किस में होती है, कॉनकेव मिरर में, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। फिर इसमें कौन सा बनता है, इसमें यहाँ पर मैंने बताया रियल और इन्वर्टेड। अभी उसके यूजेस भी बताएंगे, यूज कहाँ कहाँ होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनती है। अब मैंने आपको ये इतनी चीज़ बता दी, आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इमेज बताई, इमेज में 2 पार्ट बताए कि वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज होती है। तो वर्चुअल मतलब क्या होता है, जिसको जबरदस्ती ले आया जाए, ठीक है। तो इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट डज नॉट मीट एक्चुअली, that mirror is also treated as a convex mirror, ठीक है। तो वर्चुअल के साथ हमेशा डायरेक्ट चलता है और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड चलता है, ठीक है, ये समझ में आया होगा। अब इसके कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं, उनको भी हम क्लियर कर देते हैं। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर की फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंच रहे हैं और उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेके आए हैं भाई, जो मतलब आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देंगे और कैसे कौन सा गिवन कब यूज़ करना है, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, सब कुछ आज ही क्लियर होगा। इस वीडियो के बाद आप जब किसी भी बुक उठा लीजिए और किसी भी न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करिए, मिरर से रिलेटेड, आपसे वो न्यूमेरिकल फंसेगा नहीं, जाने चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक
क्या पढ़ा रहे थे भाई? मैंने मिरर पढ़ा है। हाँ, टर्मिनोलॉजीज बताने जा रहे थे। ठीक है, पहले एक मिरर प्लेन कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ठीक है, कौन सा मिरर है ये? सही से बनाते हैं यार। विच मिरर इज दिस? मैंने इसको आउटर साइड की पॉलिश करी है, दैट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर है। मैंने एक लाइन खींची, इस लाइन को क्या कहते हैं? नहीं पता, वो मैं बताता हूँ। इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मैंने एक पॉइंट बनाया, इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं, पोल, जिसको पी से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। एंड दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, अब इन सब की अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, क्या है ये पूछा तो फिलहाल नहीं जाता है कि इसको डिफाइन करिए, इसको डिफाइन करिए, नहीं, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अभी आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको ये इतना तो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले। अभी मैंने आपको एक स्फेरिकल मिरर बना के दिखाया था, तो उसके जो बीच में जो सेंटर होता है, जब हम इसको कट कर देते हैं, तो जब बीच से कट करते हैं तो एक ये ऐसे बढ़ जाता है, इधर आ जाता है, तो सेंटर पॉइंट से कट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो इसको इसको डिफाइन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता है ये। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। दूसरा, इट इज द डबल ऑफ, डबल किसका डबल? देखिए, इट इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ के डबल होता है। अगर आपकी फोकल लेंथ समझ लीजिए, अभी फोकल लेंथ क्या होती है वो भी क्लियर करेंगे। फोकल लेंथ सपोज करिए आपकी 2 सेंटीमीटर है, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो उसका डबल होगा। इट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसका डबल होता है। कितना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों की। अब उसको, ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने इसकी इनर साइड को पॉलिश कर दिया। ये यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर में फोकस यहाँ पर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होता है, पोल अपनी जगह पे होता है। ठीक है, और हाँ, एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज होती है, उसको कहते हैं अपर्चर। अपर्चर, इसको M1 से डिनोट कर देते हैं, इसको M2 से डिनोट कर देते हैं। सेम एज यहाँ पर भी, इसको भी यही कहते हैं अपर्चर। इसको M1 से डिनोट कर देते हैं और इसको M2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आप देखो कॉनकेव में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे दिखाई दे रहा है? फ्रंट ऑफ मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा होता है। तो वही पॉइंट कि C ऑन दी फ्रंट साइड ऑफ मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव। ठीक है, और C ऑन बिहाइंड, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, बिहाइंड ऑफ द मिरर। इस कौन से मिरर में होता है? कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, छोटी छोटी 4 बातें बताई, दोनों सबको मिला देंगे, पैराग्राफ बन जाएगा। ठीक है, एक बात तो बता दी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। चलो ये हो गया भाई। मैंने अभी बात बताई आपको फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है? तो फोकल लेंथ होती है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, किसके किसके बीच की डिस्टेंस? पोल और फोकस की, प्रिंसिपल फोकस इसको कहते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको फोकल लेंथ कहते हैं। अब फिर आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि सर इसको क्या कहते हैं? तो एक एक करके चल देंगे। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल फोकस की। ठीक है, उसको डिनोट कर सी से करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ डिनोट कर दी।
चलो अगला है फोकस, जिसको हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इसको समझिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी लाइट आए, सपोज करिए एक लाइट आई, ये आई, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट से जाएगी, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी पॉइंट से जाएगी, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। आप समझिए, द लाइट, क्या बोला मैंने, द लाइट कमिंग फ्रॉम ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट से भी लाइट आ रही है, कहीं से भी आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से आ रही है, कहीं से भी आ रही है, एक पॉइंट से लाइट आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट करती है एट दी पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं। दैट पॉइंट, आगे लिख दीजिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, और उसको प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक नहीं मतलब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी चलते हैं, पोल क्या होता है, ठीक है, पोल। चलो पोल को समझते हैं भाई। पोल क्या होता है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल, कॉनकेव मिरर कह लो या कॉन्वेक्स मिरर कह लो, मैं दोनों को अगर मिला दूं तो स्फेरिकल मिरर कहेंगे। तो द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, दैट इज कॉल्ड पोल। अगर आपको थोड़ी सी और डेफिनेशन को लेंदी करना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, द मिड पॉइंट ऑफ कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, दैट इज कॉल्ड पोल। क्लियर है। चलो एपर्चर की बात करते हैं। एपर्चर क्या होता है, एपर्चर कुछ नहीं है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, तो द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द मिरर, लिखते हैं भैया, एपर्चर, द डिस्टेंस ऑफ एंड पॉइंट, किसका एंड पॉइंट भाई, मिरर का एंड पॉइंट ऑफ, दैट इज कॉल्ड अपर्चर, ठीक है, जिसको हमने M1, M2 से डिनोट कर दिया था, उसी को कहते हैं अपर्चर। क्लियर हो गया। अब कौन सा पॉइंट बच रहा है, मैंने कहा फोकल लेंथ को मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन एक बार फिर हम लिख के क्लियर कर देते हैं भाई, कि मैंने बोला फोकल लेंथ को क्या कहते हैं भाई, फोकल लेंथ को क्या कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, या फिर ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने एक पॉइंट से क्लियर कर दिया है, इसको और कुछ नहीं, जो फोकल लेंथ होती है इसी का डबल जो होता है वो सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। अभी इसके और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है, एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है, देखिए, F इज इक्वल्स टू R/2। कहीं पर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो और आपको फोकल लेंथ चाहिए तो आप इस रिलेशन से आप फाइंड कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू R/2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग इसके यूजेस की बात करते हैं, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। चलो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं।
पहला, कॉनकेव मिरर यूज एट डेंटिस्ट यूजेस बाई डेंटिस्ट डॉक्टर। जो डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, जो टीथ के जो डॉक्टर होते हैं अंदर, वो यूज़ करते हैं भाई इसको। क्यों यूज़ करते हैं? जब कभी भी किसी पेशेंट को टीथ में प्रॉब्लम होती है तो वो इस मिरर को ले जा करके टीथ पे रखते हैं। तो टीथ क्या जो इमेज जो होती है वो लार्ज हो जाती है और इस चीज़ को वो बड़ा करके देख सकते हैं। किसकी हेल्प से? कॉनकेव मिरर की हेल्प से। कभी भी जाइए उनके पास, उनसे पूछ लीजिए, सर डॉक्टर आप कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, या फिर आप ये पूछिए कि ये क्या है, तो वो खुद बताएंगे कि भाई ये कॉनकेव मिरर है। तो फिर आप उनसे अगला सवाल फिर पूछिए कि इसको क्यों यूज़ करा जाता है, तो वो आपको एक सिंपल आंसर देंगे कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट को है वो लार्ज कर देता है, या फिर इमेज को बड़ी कर देता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, सोलर फर्नेसेस। आज क्या हो गया, फर्नेसेस, FURNACE। ठीक है। सोलर फर्नेस जो सोलर पैनल होते हैं उसमें भी यूज़ होता है। सनलाइट क्या होती है, आती है इस सोलर पैनल पे पड़ती है और वो लाइट को कन्वर्ज कर लेती है। कन्वर्ज से एक चीज़ याद आई कि कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर को किसको कहते हैं? कॉनकेव मिरर को, क्योंकि ये लाइट को क्या कर लेती है, कन्वर्ज कर लेती है। मुझे यहाँ से याद आया कि सोलर फर्नेसेस पे जो लाइट पड़ती है, सनलाइट जो पड़ती है वो उस लाइट को कन्वर्ज कर लेती है। समझ लीजिए सोलर फर्नेसेस है, ये सन है, सन से लाइट गई तो क्या कर लेगी, एक यहाँ पर कन्वर्ज कर लेगी और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी। और कैसे यूज हो रही है वो? कॉनकेव मिरर के थ्रू यूज हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट, आप देख इसको सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि वो कहाँ यूज होती है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल, चाहे वो कार हो, बस हो, ट्रक हो या बाइक हो, जो रियर साइड आप देखोगे रियर व्यू मिरर, जो कार बस ट्रक के जो साइड में लगे होते हैं, जैसे है कार का, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ होता है और यहाँ पर शीशे लगे हुए होते हैं ना, तो इन्हीं को कहते हैं रियर व्यू मिरर। ठीक है। वो कैसे होते हैं? कॉनकेव मिरर होते हैं और वो फोकस पे रखे होते हैं, तो उसकी जो लाइट होती है वो इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। ये तीन मैंने इसके यूजेस बताए। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज कर देता है। जैसे लाइट आई तो ये ऐसे हो जाएगा, लाइट फैल गई, डाइवर्ज हो गया। इस कहाँ कहाँ यूज होता है? पहला यूज इसका होता है आपके यूजेस इन सेविंग मिरर। जब आप बार्बर की शॉप पे जाओगे अपने बाल कटाने, तो वो इसी मिरर का यूज़ करता है, ताकि आपकी जो, नहीं सॉरी गलत हो गया, सेविंग मिरर को यहाँ नहीं यूज़ करते, कॉनकेव में यूज़ करते हैं। एक और पॉइंट ऐड करूँ भाई, सेविंग मिरर यहाँ यूज़ होता है। ठीक है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो, हमको लगता है मैंने उल्टा बता दिया, एक जस्ट मिनट, मैंने उल्टा बता दिया है, उल्टा हो गया है। ये जो हेडलाइट वाला केस है,
ये सही होता है? हाँ सही, ठीक। रेड लाइट, कार, बस, ट्रक इधर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे होता है रियर व्यू मिरर। अच्छा, मैंने एक ही बात को दो बात में मिक्स कर दिया, वो गलती हो गई, ठीक। ये जो होता है यूज्ड इन रियर व्यू मिरर भी यूज होता है, जो आपकी कार के अगल बगल जो दो शीशे लगे होते हैं या बस के जो भी, वो कॉन्वेक्स मिरर पे होते हैं, ठीक है। जो बहुत दूर पीछे गाड़ी होती है उसको ला करके यहाँ छोटा सा शो करता है, उसी किसमें होता है, कॉन्वेक्स मिरर को, जो डाइवर्स कर देती है उसी को कहते हैं, किसमें होती है, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं और वो है क्या, चलो, योर नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब जी ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहीं से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। विदाउट ये लाइट चैप्टर का सबसे रिफ्लेक्शन पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया आपको, वहाँ से बहुत नॉर्मली रेयर केस पे जो होते हैं क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ से 100% है भाई, श्योर है कि क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस है, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कि 6 केसेस हम तो बता देंगे, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन 6 केसेस की। कैसे करना है अभी हम एंड में बताएंगे जब सारे केसेस को पढ़ा लेंगे, ठीक है। पहले केस की बात करते हैं, उससे पहले चार्ट को बनाते हैं। आप अपने बना लीजिए, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे होंगे उस चार्ट को ऐसा कुछ बनाइए, ठीक है। मेरा चार्ट छोटा हो गया, कोई बात नहीं, उसमें आप ऐसे 4 सब डिवीजन कर लीजिए। पहले एक और मान लीजिए 5 सीरियल नंबर भी डालेंगे ना, 1 2 ऐसे करके, सो 1 सो 6। क्लियर? सेकेंड कॉलम में लिखिए ऑब्जेक्ट प्लेस, ठीक है। आप पूरे पेजेस को यूज करिए, पूरे पेज पे आएगा कॉपी के, और ये न्यू पेज से टॉपिक स्टार्ट करिएगा, ठीक है। पूरे एक पेज में आएगा ये टॉपिक। ऑब्जेक्ट प्लेस पहले कॉलम में लिखिए, सेकंड पे रे डायग्राम, या फिर इसको लास्ट में कर लीजिए, कोई बात नहीं, लास्ट में। यहाँ लिखिए इमेज फॉर्म, ठीक है, इमेज फॉर्म लिखिए। यहाँ पे लिखिए नेचर, कॉमा, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। और लास्ट वाले कॉलम में लिखिए रे डायग्राम। मैं पहले आपको रे डायग्राम बताएंगे हम, और फिर उसके बाद इन सारे कॉलम को फिल करेंगे एक एक करके समझ के, है ना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बना लीजिए, ठीक है, या फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कॉलम में एसआर नंबर, जिसको सीरियल नंबर कह सकते हो, ऑब्जेक्ट प्लेस, उसके बाद इमेज फॉर्म्ड, उसके बाद नेचर, साइज ऑफ इमेज, नेचर कॉमा साइज ऑफ इमेज, उसका लास्ट कॉलम में रे डायग्राम। रे डायग्राम वाला पार्ट थोड़ा सा कॉलम्स को लार्ज में करिएगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेगा, ठीक है। बाकी इसमें और लिखना ही लिखना है। स्टार्ट करते इसको रेज करते हैं, और विदाउट ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप, और आप वीडियो को 2x पे भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट, तो इस पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर है, इसकी वजह से आराम से देखिएगा। पहले केस की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम रे डायग्राम बनाएंगे। मैंने कहा कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना लिए। इसको क्या कहते हैं, अभी मैंने बताया, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हाँ। इसको क्या कहते हैं, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर,
क्लियर। फर्स्ट केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे, इन्फानाइट पे, तो इन्फानाइट वाली लाइन ऐसे आएगी, ठीक है, ये पहला केस। और उसके बाद ये क्या होगा, इस पे मीट कर जाएगी, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मीट एट फोकस, सेम एज यहाँ पर भी यही होगा, ये फोकस पे मीट कर जाएगी और इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। क्लियर हो गया। उससे पहले एक इसको पढ़ाने से पहले एक टॉपिक छूट रहा है, उसको भी क्लियर कर देते हैं ताकि आपको ये सब भी क्लियर हो जाए। उसको कहते हैं रूल, ठीक है, रूल। कॉनकेव मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट अगर वो इन्फिनाइट से या फिर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रहा है और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करेगा, मीट कहाँ पे करेगा, अरे भाई फोकस पे, ठीक है, फोकस पे करेगा। अभी वो वाला पेज छोड़ दीजिए जहाँ पे अपने कॉलम लगना है, वो वाला पेज छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पेज पे डालिए रूल, ठीक है, रूल बता रहे हैं। उसी तरह कॉन्वेक्स में भी देख लीजिए, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्लियर। मैंने लाइट को इंसिडेंट किया इनफाइनाइट पोजीशन से, तो ये तो वही क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी, और इधर कहाँ, इधर, ठीक है, डाइवर्ज होगी, लेकिन उसको अपीयर टू मीट कराना पड़ेगा ना, तो ये कहाँ ऐसे आएगी, फोकस पे, ठीक है। तो इस एक पॉइंट ये समझिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर वो लाइन आ रही है तो वो फोकस पे आके मीट करेगी, पहला रूल ये। दूसरा रूल, दो ही रूल है बस, ज़्यादा नहीं है, लास्ट है ये। अगर एक कॉनकेव मिरर, ये फोकस है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सपोज करिए वो लाइन जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, तो ये एज अ नॉर्मल ट्रीट होती है, तो जहाँ से आई है भाई वैसे ही वापस इसको भेज किया जाता है, ठीक है। ये आई और यहीं से वापस चली गई, सेम एज यहाँ पर भी, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जैसे क्या होता है, ये लाइन आ गई, ठीक है, और इसको क्या किया, यहाँ पे ऐसे किया, तो यहीं से वापस भी चली गई, ऐसे होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये दो रूल थे। अब आ जाइए केसेस पे, ठीक। तो मैंने पहला केस आपको क्या बताया कि कॉनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और लाइट, पहला केस कहाँ से, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है, वहाँ से लाइट आई, इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। आप इसको स्केल के थ्रू बनाइएगा तो एकदम परफेक्ट बनेगा, और इसमें एरो को एकदम ध्यानपूर्वक बनाना है, ठीक है, जहाँ पे लाइट जा रही है वैसे ही बनानी है। तो पहला केस मैंने बता दिया। अब आपने जो कॉलम बनाया था उसके पहले कॉलम पे 1 डाल लीजिए, सेकंड कॉलम पे ऑब्जेक्ट प्लेस जहाँ पे लिखा है वहाँ पे लिखिए इन्फिनिटी, पहला कहाँ पे रखा, एट इन्फिनिटी रखा, ठीक है। सेकंड इमेज का है, इमेज पे कहाँ बनी थी, एट एफ भी लिख सकते हो, एट फोकस भी लिख सकते हो, तो एट फोकस पे बनी। थर्ड पॉइंट आपका, थर्ड कॉलम जो था वहां पे मैंने आपको बनाया था नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर क्या होता है, नेचर मतलब कॉनकेव मिरर किस नेचर से बिलोंग करता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज को फॉर्म करता है, तो रियल और इन्वर्टेड लिख देते हैं। और उस इमेज का साइज कैसा है, एकदम 5 पॉइंट साइज है, तो इसको एज अ डिमिनिश्ड कहते हैं, ठीक है, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड को एक और नाम कह सकते हैं, पॉइंट साइज भी कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहला केस आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट की प्लेस पे एट इन्फिनिटी को लिखिए, इमेज की प्लेस पे एट फोकस लिखिए, और रियल इन्वर्टेड, और जहाँ पे आपने रे डायग्राम वहाँ पे आप अपना ये रे डायग्राम बना लीजिए।
हाँ, यहाँ पोल बना दीजिए। ठीक है, चलते हैं सेकंड केस पे। ये आपका पहला केस था भाई, ये ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो सेकंड केस। कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अभी पहले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी पॉइंट पे रखा था, अब ऑब्जेक्ट को मैं बिहाइंड दी सी पे रखूंगा। ठीक है, सी के थोड़ा सा पीछे। और ये इंसिडेंट ऐसे हो गई। मैंने कहा अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी, ये तीरा पे मीट करेगी। ठीक है, फोकस पे मीट करेगी। और उसके बाद अगर हम इसको फोकस से लेके गए, तो ये पैरेलल टू दे आ जाएगी। कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ये यहाँ पे आ रही है। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे कर रही है। तो ये इमेज कहाँ बनी, बिटवीन द सी एंड एफ, मतलब बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब जहाँ पर आपने एट इन्फिनिटी मतलब सेकंड, आप यहाँ डालिए सेकंड। ठीक है, उसके बाद जहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को लिखा है वहाँ पर सेकंड वाले में डालिए, कहाँ पे रखी थी, बिहाइंड दिस सी। और इमेज बनी कहाँ पे, बिटवीन द सी एंड एफ। क्लियर। और जहाँ पे नेचर, और साइज है, तो नेचर तो इसका सेम है, नेचर तो इसका रियल और इन्वर्टेड ही होगा। क्लियर है, नेचर इसका कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। क्लियर। साइज कैसा होगा, साइज भाई इसका स्मॉल होगा, स्मॉल साइज की बनी है। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। नेक्स्ट थर्ड केस पे चलते हैं। ठीक है, थर्ड केस, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जब लाइट को इंसिडेंट कराएंगे, आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पे। क्लियर। अब ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद कहाँ मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। क्लियर हो गया, फोकस पे मीट कर जाएगी। अब उसके बाद हम इसके क्या करेंगे, फोकस से लेके जाएंगे, फोकस से लेके जाएंगे और ये यहाँ पे आके मीट कर जाएंगे। ठीक, और ये ऐसे आएगी। तो ये जो इसकी इमेज है वो सी पे ही बनेगी, वो सी पे ही बनेगी। आप ऐसे एडजस्ट करके स्किल से बनाएगा, आपका परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट आएगी। ठीक है, यहाँ पे पोल बना लिया जाए। ठीक है, अब इस कॉलम को फिल करते हैं थर्ड केस पे। बिहाइंड द सी की मतलब उसके जस्ट नीचे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, एट सी पे। क्लियर हो गया। इमेज कहाँ बन रही है, वो भी सी पे बन रही है, तो सी लिख दो भाई, एट सी। रियल इन्वर्टेड तो रहेगा एज इट इज। और साइज कैसा है उसका, साइज एकदम सेम है एज ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप सेम साइज लिख सकते हो। क्लियर हो गया, बस ये थर्ड केस कंप्लीट। फोर्थ केस पे हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ केस पे this is concave mirror, this is principal axis, that is pole, focus, center of curvature. क्लियर। अभी मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था सी पे, अब इधर जाएंगे, इसके और इसके बीच पे रखेंगे।
क्लियर हो गया। फिर सेम एज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से करेंगे, फोकस से लेकर चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको फोकस से लेके जाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला देंगे। ये क्या हो गया, एक मिनट, ये गलत हो गया, ये आपका फोकस था, ये लाइट आ रही थी, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी, बिहाइंड द सी पे, क्लियर हो गया, बिहाइंड द सी। ये थोड़ा सा और इधर भी आ सकती है, किसी की जो परफेक्ट स्किल से बना रहा होगा वो और बढ़ी जाएगी। तो अब इसको कॉलम को फिल करते हैं। ये आपका फोर्थ केस था, फोर्थ एसआर नंबर पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा था, मैंने बिटवीन सी एंड एफ, क्लियर। और इमेज बनी कहाँ पे, बिहाइंड दी सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, लेकिन इस बार लार्ज बनेगी, ठीक है। इमेज लार्ज बनेगी एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। अब चलते हैं फोर्थ केस पे, फोर्थ केस पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। मतलब सोच रहे हैं केसेस इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, क्योंकि अभी इस पे बेसिस न्यूमेरिकल जब कराएंगे तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन में पूछता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, वहाँ पर ये केसेस आपको यूज होंगे, ठीक है। इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। अभी जब हमको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ भाई ये काम की चीज़ है, और क्वेश्चन भी आएंगे 100%, ठीक है। फिफ्थ केस की बात करते हैं। फिफ्थ केस क्या है, मैंने कॉनकेव मिरर बनाया एज इट इज़, जैसे भी बनाते चले आ रहे हैं। मैंने अभी प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, यहाँ पे पोल बना ली, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी मैंने फोर्थ वाले केस में इस यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इसके सेंटर पे रखा था। अब यहाँ पे हम इस फोकस पे रखेंगे। जब मैंने इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे बनी थी, अब हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, दिखेगा अभी। ये जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये ऐसे हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की थोड़ी सी हेल्प लेंगे और यहाँ से ऑब्जेक्ट को बना देंगे, ठीक। और इसकी मुंडी से मिला देंगे। एक मिनट, थोड़ा सा परफेक्ट करते हैं यार इसको, ठीक है। और ये क्या होगी, पैरेलल, पैरेलल होगी, जो कहीं पे मीठी नहीं करेगी, एट इन्फिनिटी मीट करेगी कहीं जहाँ पे। तो ये यहाँ पर आप साइन बना दीजिए एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप इस कॉलम को फिल करते हैं। बिट ये कौन सा केस था, फिफ्थ केस था। अब यहाँ पे लिखिए ऑब्जेक्ट जहाँ पर है, ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखिए कहाँ पे रखी थी, एट फोकस, बनी कहाँ पे, एट इन्फिनिटी, क्लियर। ये यहाँ से भी पैरेलल ही रहेगी, हमारी थोड़ी सी वो हो गई है, ठीक है। बट आप इसके से जैसे ही बनाएंगे आपको एकदम क्लियर, यहाँ पे भी पैरेलल, यहाँ पे भी पैरेलल, तो एट इन्फिनिटी की जाएगी वो, एट इन्फिनिटी बन गई। रियल इन्वर्टेड बनेगी, इस बार इन लार्ज बनेगी, ठीक है, इन लार्ज। उसके बाद लास्ट है, लास्ट आपका स्पेशल केस है, ठीक है। अभी तक तो सब रियल इन्वर्टेड हो रहा था, अब हम लोग स्पेशल केस है, इस पे एक बढ़िया सा साइड में गई ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट है, एज अ स्पेशल ट्रीट होगा, बनेगा वैसे ही, ठीक है। ये पोल होगी, ये फोकस,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने ऑब्जेक्ट को फिफ्थ केस पे यहाँ पे रखा था, अब इस केस के बीच पे रखेंगे, मतलब पोल और फोकस के बीच। ये ऐसे हो जाएगी और ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प लेंगे और ये ऐसे हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। अब यहाँ से तो कभी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अभी तक तो पैरेलल थी, वो कहीं ना कहीं जाके मीट करती, लेकिन ये थोड़ी एकदम ही डाइवर्ज है, कहीं नहीं मिलेगी। तो इसको देखिए पीछे से कन्वर्ज हो रही है, तो मैं इसको पीछे से डॉटेड लाइन से एपियर टू मीट कराएंगे। ठीक है, एपियर टू मीट कराएंगे ऐसे करके, तो वो यहाँ पीछे लाके मिल जाएगी, यहाँ पे इमेज बनेगी। ये आपका स्पेशल केस है। ठीक है, ठीक है, रीड्रॉ करते हैं। चलो कोई बात नहीं, रीड्रॉ करते हैं। देखो एक कॉनकेव मिरर लिया ऐसे करके, प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे क्या लिया, ऑब्जेक्ट को ऐसे कर, फोकस उससे होके चली गई। ठीक है, अब आ गई एकदम परफेक्ट। अब देखिए यहाँ से डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ से क्या होगा, हम इसको अपीयर टू मीट कराएंगे, तो यहाँ पे आगे नहीं मिल जाएगी और इस लाइन को बढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्लियर तो हो ही होगा। ठीक है, तो एट फोकस, जो सिक्स्थ केस आपका है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा मैंने, बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और बॉल के बीच में। बनी कहाँ पे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर पे बनी। इस बार रियल इन्वर्टेड नहीं बनी भाई, मैंने इसको जबरदस्ती मिलाया, देखिए जबरदस्ती मिलाई। ठीक, तो इस बार वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और साथ ही साथ इसका साइज क्या होगा, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या होगा, लार्ज होगा। क्लियर हो गया। ये आपके सारे 6 केसेस हो गए कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होती है उसकी भी बात करते हैं। उसमें से 2 ही केसेस, ज़्यादा नहीं है। फिलहाल होता तो एक ही है, लेकिन एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू में 2 दिए हुए, इसलिए हम 2 बताएंगे भाई। ठीक है, और दोनों में कोई वो नहीं है। यहाँ पर अब नेक्स्ट पेज में हेडिंग डालिए, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स। ठीक है, और फिर इसी तरह के कॉलम बनेंगे। इस बार पूरा पेज मत यूज़ करिएगा, हाफ पेज में हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह बनेगा ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर, डायग्राम। ठीक है, तो पहले केस की बात करते हैं। ये आप कॉन्वेक्स मिरर, तो ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा। यहाँ पे फोकस रहेगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे फर्स्ट केस ये है कि ऑब्जेक्ट को किसी एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे लेके आना है। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ये तो डाइवर्ज की तरह ट्रीट करता है, तो ये तो भाई पीछे फेंक देगा। चलो भाई तुम भी हटो, ऐसे फेंक देगा। आप क्या कराएंगे भाई, हमारा काम है इसको जबरदस्ती मिलाएंगे, तो ये ऐसे आकर फोकस पे मीट कर जाएगी और यहाँ पे इमेज बन जाएगी। क्लियर हो गया, ये पहला केस। अब आप जहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला आपने कॉलम बनाया है, अब सेकंड पेज पे कॉलम बनेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एस आर नंबर पड़ गया। ऑब्जेक्ट प्लेस की जगह लिखिए एट इन्फिनिटी। ठीक है, एट इन्फिनिटी बनी कहाँ पे, एट फोकस। कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट बनी, और कैसी बनी, डिमिनिस्ड बनी। क्लियर हो गया, इजी बिजी हो गया। ठीक है,
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा डाइवर्ज का और एरो का खासकर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट में भी भाई कुछ नहीं है, एकदम इसी एज सेम होगा। इतना पार्ट इरेज करते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। इस बार क्या होगा, एट फाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखिए एट फाइनाइट, मतलब एक निश्चित प्लेस पे रखिए उसको। अब बता देना वाली, अब इसको करते हैं, ये तो ऐसे जाएगी और ये ऐसे चली जाएगी। फिर क्या करेंगे, उसको एपियर टू मीट करवाएंगे और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर की हेल्प से ऐसे हो जाएगी। ओह एक मिनट, ये तो ऐसे रहेगी, ये ऐसे गई एरो, फिर इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और फिर इसका एरो इधर दिखाएंगे, ठीक है। अब ये बन गया एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखे से, बनी कहाँ पे, बिटवीन दी फोकस, यहाँ पे बनी है, बिटवीन द पोल एंड फोकस, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी और स्मॉल बनेगी। क्लियर हो गया। आपके इस कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर केसेस हुए फिनिश। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलेशन प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं और सबसे पहले फॉर्मूले की बात करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f क्या होता है, f होती है फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब इसका साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। साइन कन्वेंशन मैं आपको एकदम इजी बता देता हूँ, आपको ज़्यादा साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन एक तरफ को कॉनकेव करते हैं और एक तरफ कॉन्वेक्स को लिखते हैं। इसमें u v f u v f, u ऑलवेज आपको नेगेटिव लेना है। आप कोई भी मिरर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, u ऑलवेज बी टेक नेगेटिव, ठीक है। कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। v जो होगा कॉनकेव के केस में नेगेटिव होगा और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव होगा, ये साइन कन्वेंशन है। और फोकल लेंथ, इसमें आप नेगेटिव लेंगे और इसकी प्लेस पे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। ये कोई मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, ये इसको प्रूफ भी किया गया, कैसे, ऐसा कार्टेशियन प्लेन की थ्रू पे बताया गया। चाहो तो मैं बता सकता हूँ, सपोज करो एक मिरर है, मिरर एज अ एक्सिस ट्रीट होगा और उसका पोल जो होगा वो एज अ ओरिजिन ट्रीट होगा। तो कॉनकेव मिरर में क्या था, ऐसे था कॉनकेव मिरर, तो जो उसकी जितनी थी सब वो लेफ्ट साइड आ रही थी, तो लेफ्ट साइड तो सब नेगेटिव होगी, है ना। एक ही केस में वो पॉजिटिव जाएगा, कौन, इमेज, इमेज एक में पॉजिटिव बन जाएगी। लास्ट वाले केस में जो मैंने आपको स्पेशल केस बताया था उसमें इमेज आपकी पॉजिटिव बन जाएगी बस। अब जैसे कॉन्वेक्स को ले लें, तो इसमें क्या था, मैं रख तो ऑब्जेक्ट को नेगेटिव रहा था, इसीलिए मैं ऑब्जेक्ट को नेगेटिव ले रहा हूँ। इमेज राइट साइड बढ़ रही है, इसीलिए इमेज भी पॉजिटिव और उसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव, ये यहाँ से उठा है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा आपको इजी हम क्लियर कर देंगे, आपको विदाउट एनी कन्फ्यूजन आपको क्लियर भी हो जाएगा। मैंने कहा कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में यू हमेशा नेगेटिव लो, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तभी। v जो होगा वो कॉनकेव के केस में नेगेटिव लिया जाएगा और कॉन्वेक्स के केस में पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। और
फोकल लेंथ को नेगेटिव लेना है कॉनकेव के केस में और पॉजिटिव लेना है कॉन्वेक्स के केस में। क्लियर है। अब चलते हैं, एक और लास्ट टॉपिक बचा है भाई, मैग्नीफिकेशन क्या होता है। अभी मैंने सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दे दिया था एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट डू यू मीन बाई मैग्नीफिकेशन +1। अब वही मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे, मैग्नीफिकेशन होता क्या है। ठीक है, चलो बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। देखो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज और का रेशियो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, ये ऐसे HI/HO। क्लियर हो गया। और इसका ये m इज इक्वल टू होता है, m को हम लोग स्मॉल m, मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका एक और फॉर्मूला भी है, m इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। एक और मैंने आपको इस चैप्टर में टोटल 4 ही फॉर्मूले बताए हैं। ठीक है, अब यहीं पे सारे फॉर्मूले को मैं रिवाइज करा देता हूँ। मैग्नीफिकेशन के 2 फॉर्मूले हो गए। मैंने आपको एक मिरर फॉर्मूला बताया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर काम आएगा। अब चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आते भाई। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट और बात बता देते हैं कि मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है या फिर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्या क्लियर होता है, इससे ये क्लियर होता है कि ये रियल और इन्वर्टेड बना रही है। ठीक है, और पॉजिटिव से ये क्लियर होता है कि ये वर्चुअल और इरेक्ट बना रही है क्या, इमेज। ठीक है, इससे ये प्रूफ होता है। ठीक है, if magnification is negative that means image formed what, real or inverted. When magnification positive then image formed virtual or erect. Clear। अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। चलो पहले न्यूमेरिकल की तरफ, मैं पूरे न्यूमेरिकल को लिखूंगा ताकि आपको लैंग्वेज का पता चले। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल के साथ। इफ an object is placed 10 centimeter from a convex mirror of radius of curvature 60 centimeter, then find position of image, hence find magnification। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
पहले क्वेश्चन को समझो भाई, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, क्वेश्चन को ड्यूरिंग सॉल्विंग थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, सब कुछ का ध्यान रखना है पहले, ठीक है। इसीलिए मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन रखा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो, क्या क्या हमको उससे गिवन निकालना है। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, पहला गिवन मिल गया भाई कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर कैसे रखा हुआ है, ठीक है। वो आगे बात बताएंगे कहाँ से रखा हुआ है, तो यू को हम लोग 10 लिख लेते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई कि यू ऑलवेज बी टेक नेगेटिव आइदर कॉन्वेक्स न्यूमेरिकल और कॉनकेव न्यूमेरिकल, ठीक है। तो अब आगे क्या कह रहा है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, लो भाई मिल गया कॉन्वेक्स मिरर, तो उसको ले लिया नेगेटिव, क्लियर हो गया, यानी ऑब्जेक्ट का गिवन कंप्लीट हुआ। अब आगे क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई फॉर्मूला होता नहीं है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, लेकिन एक रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, ये रिलेशन बताए थे। तो 60/2 कर दो, आपको 30 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगी, एफ मिल जाएगी, फोकल लेंथ, ठीक है। तो फोकल लेंथ भी लिख लेते हैं 30 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, आप बताएं। बिल्कुल सही, पॉजिटिव होगी भाई। अगर आपने पॉजिटिव सोचा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब आगे क्या बोल रहा है, देन फाइंड, फिर आपको फाइंड करना है क्या, पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज मतलब वी आपको फाइंड करना है, और हेंस फाइंड मैग्निफिकेशन, आपको मैग्निफिकेशन भी फाइंड करना है, ठीक है। ये आपका गिवन हुआ। अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/u। आपका यही थॉट प्रोसेस हर क्वेश्चन में होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। f कितना दिया हुआ है भाई, 30 इक्वल्स टू 1/v, नहीं पता, कुछ मत मानिए, x कुछ मत मानिएगा मैथ के तरीके, आप इसको एज इट इज ऐसा ही पढ़ा रहने दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पॉजिटिव है, u कैसा है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ नेगेटिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये नेगेटिव इस साइड ले आते हैं, 1/30 माइनस 1/10 इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 30 एलसीएम आएगा, ठीक है। 1 माइनस 3 इक्वल्स टू v, क्लियर हो गया। ठीक है, नेगेटिव तो पॉजिटिव होगा, क्लियर हो गया। अब ये क्या हो गया, 4/30, 4/30 हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये 1/v आया था, 1/v, अब इसको v चाहिए, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। चलो रेसिप्रोकल करते हैं, तो यहाँ से v जो मिलेगा वो 30/4 मिल जाएगा, क्लियर है। तो ये आपकी आ गई, इमेज आ गई, ओ हाँ इमेज डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अब इसको कट भी कर सकते हैं, 2 to the 4 2 15 टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगी 7.5 आ जाएगा। तो v आपकी फाइनली आ गई है, फाइनल v क्या है आपका, 7.5 सेंटीमीटर। और देखिए ये भी पॉजिटिव ही आएगी, ये मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। क्या है भाई, 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका डन हुआ। अब क्या बच रहा है, मैग्निफिकेशन बच रहा है। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, HI/HO, ठीक है, और दूसरा होता है -V/U। कौन सा कब यूज कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। अब कोई हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कोई जिक्र ही नहीं है सवाल में, तो इसका क्यों यूज करेंगे यार, राइट से बात है, कोई यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इरेज करो, चलो हटो, तुम बैठो। अब बचेगी -V/U, अब इसका यूज करते हैं। देखो फॉर्मूले का माइनस लिखना है, अब V तो पॉजिटिव है, तो वो तो आ गया, नेगेटिव U है और ये कट जाएगा, ठीक है। पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा, ये m इज इक्वल्स टू है भाई, ठीक है, 20
5 3 जा 25 4 जा, तो m इज इक्वल्स टू 3/4 आया और वो भी पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव का मतलब वो क्या शो कर रहा है कि वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अब एक आपके दिमाग में अगर सवाल आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मिरर को देख के उसका नेचर बता दें। मिरर को जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉनकेव मिरर हो तो वो रियल इन्वर्टेड होता है, कॉन्वेक्स मिरर हो तो वो वर्चुअल इरेक्ट होता है। ऐसा मेरा आप ही कर सकते हो भाई। आपने कॉन्वेक्स मिरर देखा और आपसे पूछा गया नेचर बताओ, तो आप तुरंत उसका आंसर लेते देंगे कि कॉनकेव आया तो रियल इन्वर्टेड, कॉन्वेक्स आया तो वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने कॉन्वेक्स के केस में, कॉनकेव के केस में बताया, 6th वाला जो केस है वो कैसा केस, स्पेशल केस है, उसमें वर्चुअल इरेक्ट होता है। इसीलिए विदाउट कैलकुलेशन आप ये मत डिसाइड कर लीजिएगा कि वो रियल इन्वर्टेड है कि, ठीक है, कॉन्वेक्स का कोई स्पेशल केस नहीं है, इसलिए आप इसमें प्री डिसाइड कर लीजिए कि भाई यहाँ ये तो वर्चुअल इरेक्ट ही आना है, तो एम पॉजिटिव आया वर्चुअल इरेक्ट आ गया। लेकिन कॉनकेव के केस में प्री डिसाइड मत करिएगा, आफ्टर कैलकुलेशन ही डिसाइड करिएगा, वही मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इसी पे बेसिस सवाल है, देखते हैं भाई। मैं इस क्वेश्चन को इरेज करता हूँ, मतलब सॉल्यूशन को। क्वेश्चन क्या है, an object is placed at a distance of 12 centimeter. An object is placed at a distance of 12 centimeter from front of concave mirror. ठीक है, it forms रियल इमेज। लो भाई, इसने पहले बता दिया कि रियल इमेज बन रही है 4 times larger than the object। क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी बड़ा है, इसीलिए मेरा एक ही इंटेंशन है क्वेश्चन लिखने का, ताकि आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए उसकी डेवलपमेंट बस आप कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्वेश्चन को इतने बड़े पैराग्राफ में लिख रहा हूँ। ठीक है, और यही इसी तरीके के सारे क्वेश्चन आएंगे। आप इस वीडियो के बाद आप किसी भी बुक को उठा लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन को उठा लीजिएगा रिफ्लेक्शन मिरर टॉपिक से, आपके एक भी क्वेश्चन फंसेंगे नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, सच। ठीक है, बस मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ फॉलो करते चलो। कैलकुलेट द इमेज फ्रॉम द ऑफ मिरर। अब क्वेश्चन को समझते भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, रीड करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, पहला गिवन मिल गया भाई, ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर है और वो प्लेस्ड है, तो यू तो भाई मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई हम लोग। चलो यू मिल गया, मैंने नेगेटिव लिख लिया क्योंकि यू तो हमसे नेगेटिव लेते हैं, कॉनकेव मिरर है इसलिए नेगेटिव लिख लिया। ठीक है, पहला गिवन मिल गया यहाँ से, दूसरा यहाँ से पता चल गया कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव। फिर कह रहा है 8 फॉर्म, भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 8 फॉर्म्स रियल इमेज बना रहा है कॉनकेव मिरर। ठीक, कह रहा है 4 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि भाई ये मैग्निफिकेशन की तरफ शो कर रहा है। और मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। अब इसके बाद देखो और कुछ गिवन मिला है, आगे देखो, कैलकुलेट द इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज फाइंड करनी है, मतलब इट मींस वी फाइंड करना है। क्लियर है, तो इसकी हेल्प से हमको एक फॉर्मूला पता है, -v/r
यू। इसकी हेल्प से हम वी को फाइंड कर सकते हैं। वी की प्लेस पे -4 को पुट करते हैं। अच्छा माइनस क्यों लिया, क्वेश्चन आ रहा होगा, रियल रियल है इस वजह से माइनस लिया। तो -4 इज इक्वल टू फॉर्मूले का माइनस वी बाई यू कितना है -12, कट गया। 4 पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 इंटू 12 इक्वल्स टू वी। वी इज इक्वल्स टू -48 सेंटीमीटर। क्लियर? अगर दिख नहीं रहा है तो भैया ये ले लो यार, 48 सेंटीमीटर आता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द फोकल लेंथ of a convex mirror whose radius of curvature is 32 centimeter. 32 सेंटीमीटर। क्लियर है? फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमको गिवन लिखना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है। और हमको फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड। अब एक बात बताओ, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो F इज इक्वल्स टू R/2 एक रिलेशन होता है, ठीक है। इस पे वैल्यू को पुट करते हैं और यहाँ से फोकल लेंथ को फाइंड करते हैं, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का जस्ट अपोजिट उसकी वैल्यू चेंज करनी है बस, ठीक है। यहाँ पर कॉनकेव हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कॉनकेव। क्लियर? हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। फाइंड हमको वही करना है क्या, फोकल। तो R इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, F फाइंड करनी है, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो F इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर बाई 2, ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। 2 on the 2, 2 to the 4, 2 to 4 the 8। तो F इज इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर बराबर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन विल बी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 centimeter in front of concave mirror of focal length 18 सेंटीमीटर। फाइंड। अब इसने 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है, 3 पार्ट में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। पहला पार्ट, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर
और उसका नेचर। ठीक है, सेकंड फाइंड फाइंड तो लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन। और थर्ड ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। सेम क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड किया और ये टोटल 5 मार्क्स का सवाल है। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट, इमेज फाइंड करनी है। सबसे पहले हमको गिवन फाइंड करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट साइज, इस बार ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ इज 18 सेंटीमीटर। गिवन क्या क्या मिला? गिवन देखो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। हाइट कभी नेगेटिव होती नहीं है, इस वजह से हम इसको ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे। अब जो u है वो 27, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि u ऑलवेज भी टेक नेगेटिव, चाहे आप कॉनकेव को सॉल्व कर रहे हो या कॉन्वेक्स। नेगेटिव हो गया। आफ्टर दैट उसके बाद उसने बोला कॉनकेव है, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, नहीं सॉरी, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है, 18 हो गया। नेगेटिव इसलिए लिखे क्योंकि कॉनकेव है, ये क्लियर। ठीक है, फाइंड करना है इमेज, हमको v चाहिए। तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर। 1/-18 इक्वल्स टू 1/v और यहाँ पर -1/27। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस डायरेक्टली मैंने पुट कर दिया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/v इज इक्वल्स टू -1/18 प्लस 1/27। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे। टेक एलसीएम 3 6 3 9 3 2 3 3 2 3 6 18 18 3 54। तो इसका एलसीएम क्या है? मैं इसको यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। -2, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो गया? 54 हो गया, माइनस 18 3 54 होता है, -3 हो गया, प्लस 20 27 इंटू 2 54। तो यहाँ से 2 से सेलिब्रेट बैठ गया। अब इसको क्या करेंगे? ये आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? v इज इक्वल्स टू -1/54 आएगा। क्लियर। तो v की ये 1/v की वैल्यू आएगी, लेकिन v की वैल्यू क्या आएगी? v की वैल्यू आएगी -54 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अभी तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। मैग्निफिकेशन चाहिए, इसको मेरे करते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन फाइंड करते हैं। v हमारा कितना आ गया? -54 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -v/u। ठीक है, सॉल्व करते हैं। माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर वैल्यू अपॉन -27। इस माइनस से माइनस कर दिया। m इज इक्वल्स टू 20 -2 आ गया। माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो रियल और इन्वर्टेड है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? वो रियल और इन्वर्टेड। क्लियर हो गया? थर्ड पार्ट सॉल्व कर। ड्रॉ लेवल डायग्राम। देखो आ गया।
अभी जो मैंने आपको सिक्स केसेस बताए थे कॉनकेव मिरर से रिलेटेड, उन्हीं में से कोई एक केस है, सो लगाते हैं। चलो ठीक है, अब मैंने दोनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है, तो हमको तो उसे इरेज कर देते हैं और बनाते हैं फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर को पहले कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैल्यू को पुट कर रहे हैं। मैंने फोकल लेंथ बताया था, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो यहाँ पे फोकल लेंथ को करते हैं -54 या 54 करो, नेगेटिव तो शो ही कर रहा है वो 54 अगर ये है, और ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है 27, एक मिनट, फोकल लेंथ 18 है, 18 ठीक है, और ऑब्जेक्ट का है 27, 18 का डबल करेंगे तो 36 हो जाता है। तो पोल से सी तक की दूरी 36 है, क्योंकि इसमें गिवन तो है नहीं, मैंने उसका डबल कर लिया। मैंने आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ाया तो मैंने कहा था कि इट इज़ द डबल ऑफ फोकल लेंथ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 27, मतलब इसके यहाँ पे रखा है। अब केस याद आ गया होगा कि अब अपने उस चार्ट को खोलिए, ओपन करिए और उस केस को देखिए कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस, व्हिच केस इज दिस? फोर्थ नंबर सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ केस इज दिस, फोकस से आगे फिर उसके करते हैं 36 को भी हटा देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया हमको, ये 18, ये 36, तो ऑब्जेक्ट कितने पे 27 पे, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 27 है। ठीक है, मैंने कहा तो इमेज यहाँ पे बन गई क्लियर, बिहाइंड द सी, ये वाला केस था। फोर्थ केस पर आपको लेवल डायग्राम बनाना था, आपके 5 मार्क्स मिल गए, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है और एनसीईआरटी एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करेंगे, क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है देखो, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग in front of a मैजिक मिरर। मैजिक मिरर कुछ होता नहीं है, बस खाली मिरर के सामने स्टैंड है। सी फाइंड दैट द इमेज ऑफ हर हेड bigger, the middle portion of her body of the same size and
that of the leg is smaller. This is question number 6. Okay, smaller. Order the combination for the magic mirror from the top. एक लड़की है जो एक मिरर के सामने खड़ी हुई है, उस लड़की को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी है ये, ठीक है, इस तरीके की बाल बाल इसको मैं